कल तक जिस ईरान को ट्रंप धमका रहे थे, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप उनको थैंक यू कर रहे हैं? और ये अजीबोगरीब जो ट्विस्ट है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का ये सॉफ्ट टर्न क्या कहता है? देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो आपको और हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को, दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए वंदना जी, ये जो जो वहाँ पर ईरान में वर्तमान समय में जो ये एक स्ट्रेटजिक मूव जो दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस बात के असेसमेंट्स हैं कि वर्तमान समय में जो वो मंशा रखते थे कि ईरानियन जो इस्लामिक रिजीम वो कोलैप्स कर जाएगी, वैसी परिस्थितियां अभी बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, क्षमा चाहता हूँ, और उनकी जो सबसे बड़ी जो मंशा ईरान के संदर्भ में यही रहती है कि वो 1979 से चली आ रही इस्लामिक रिजीम को बदल दे। और ये जो मंशा है उनकी यथावत बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए वो लगातार समय समय पर अनेक रणनीतियां बनाते हैं, और वहाँ का जो डीप स्टेट अमेरिका का और इजराइल का, उसके खिलाफ साजिशें भी रचता है, और वो लगातार इस बात की कोशिश करते हैं। इस बार एक अवसर आया था, और ये जो अवसर था वो जाहिर है कि ईरान के जो आर्थिक विषय थे, ईरान के महिलाओं के जो विषय थे, और लोकतंत्र की मांग करने वाले या शाह के शासन की मांग करने वाले सभी जो विषय एक साथ कंपाउंडेड होकर के ईरान के इस्लामिक रिजीम के विरुद्ध लामबंद हुए थे और सड़कों पर आ गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है वो इन प्रदर्शनकारियों को डील कर पाने में सफल रही है। और जाहिर है कि इस बार अगर ईरानियन रिजीम का आप रिस्पांस देखें तो उन्होंने सख्ती तो अपनाई, जैसा कि हमेशा से वो करते रहे हैं। चाहे वो महसा अमीनी के हत्या के बाद 2022 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसको भी ईरान के इस्लामिक रिजीम ने ब्रूटली क्रश किया था, इस बार भी किया है। लेकिन इस बार थोड़ा एक सॉफ्टवेयर अप्रोच भी दिखा, और इन प्रदर्शनकारियों से ईरानियन इस्लामिक रिजीम ने संवाद इत्यादि की भी बातें की। और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बात के आधार पर कि यदि आपने इन प्रदर्शनकारियों पर कोई ज़्यादा बड़े अत्याचार किए तो हम डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे, तो ऐसे में उन्होंने फांसी की सज़ा भी टाल दी। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 800 लोगों को फांसी दी जानी थी, और एक इरफान सुल्तानी नामक एक जो युवा 26 वर्षीय ईरानियन थे, उनको उनकी फांसी सबसे पहले दी जानी थी, उसको भी टाल दिया गया। तो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो अमेरिका के दबाव में कई उसने अपने स्टेप्स को रोके हैं, लेकिन वो प्रदर्शनकारियों के साथ भी वो संवाद की बात भी करते रहे। तो ये थोड़ा परिवर्तन हम अवश्य देखते हैं। और यदि मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ईरान की इस्लामिक रिजीम संभव है कि वर्तमान समय में उसने इन स्थितियों को डील करने में सफलता पा ली हो, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां ईरान के अंदर दिखाई देती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो अन्य असंतोष की स्थितियां हो, ऐसे में भविष्य में इस ईरानियन रिजीम के ऊपर संकट की बड़ी जो संभावनाएं हैं उससे इनकार नहीं कर सकते। और यदि ईरानियन इस्लामिक रिजीम अभी भी नहीं चेती, अपने लोगों के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं रखा, महिलाओं के ऊपर वैसे ही दमन शोषण बर्बरता करते रहे, तो ऐसे में भविष्य जो ईरानियन रिजीम का है वो कमजोर पड़ सकता है। जरूर इससे उन्होंने कई सबक लिए होंगे, और एक सबक यह है कि अपनी राष्ट्र की जनता के ऊपर ध्यान दें। और मेरा ऐसा मानना है कि ईरानियन इस्लामिक रिजीम का जो आने वाला समय है वो चुनौतीपूर्ण होगा, वो आसान नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल, अभी तक तो क्योंकि अमेरिका ईरान की हवाई और समुद्री घेराबंदी कर रहा था, लगातार धमकियां दे रहा था, अचानक से जो ये टर्न आया है, मैं जानना चाहूंगी मयंक चौबे जी, आपको क्या लग रहा है कि इसमें, क्योंकि पुतिन की भी एंट्री देखी जा रही है, वो बात कर रहे हैं नेतन्याहू से फोन पर, उसके बाद वो इजरायली पीएम से भी बात करते हैं, इजरायली पीएम के बाद ईरान के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं। आपको लगता है कि ये जो दबाव है, या फिर जो पुतिन जो मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कुराहट के पीछे कोई एक बड़ा एजेंडा है, बड़ी स्ट्रेटजी है? देखिए वंदना जी, इस समय अगर ईरान से अगर अमेरिका लोहा लेता है तो किसी ना किसी तरीके से रूस जो है वो इस युद्ध में सकिन हो सकता है, इस चीज को देखते हुए। और दूसरा, एनर्जी जो है इस एरिया से बहुत ज्यादा शिप होती है। 4% दुनिया की खपत का तेल जो है वो ईरान मुहैया करता है, और इसके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जगह है, वो है गल्फ ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल जो है वो वहां से पास होता है। जी। और आपको ध्यान होगा
कि ईरान इजरायली युद्ध के समय एक समय पर धमकी दी गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान जो है वो कब्जा कर लेगा और उसको वहां पर बाधित कर सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए पुतिन साहब ने ये वाजह समझा कि एक तरीके से इस चीज को टाला जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि युद्ध के बादल जो हैं वो छट चुके हैं, वो युद्ध के बादल थोड़े जो हैं वो टाले जा सके हैं। इसमें अरब देशों ने भी बहुत पार्ट लिया है, जैसे कि आपने जिक्र किया था कतर का, ओमान का, जी। यूएई का, मिस्र का, तुर्की का। देखिए इन सब कंट्रीज के यहाँ पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया का। इन सबको यहां से तेल जो है वो निर्यात करना, खाड़ी का जो तेल है यहीं से पास होगा। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान जो है गल्फ ऑफ हॉर्मुज से अफेक्टेड है। तो सबके निजी हित यहां पर है। ऐसा नहीं है कि लोगों को ईरान की बहुत चिंता हो गई है। सबके निजी हित जो थे वो थोड़े से डामाडोल हो रहे थे, इसलिए ये सब कदम उठाए गए हैं। जी। और मेरा मानना यह है कि समय के लिए टला है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्ती वाली बात। हुसैन जावेद साहब, कभी हाँ कभी ना, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, आप बड़ी तारीफें उनकी करते हैं, ये आपको लगता है कि जो इस्लामिक कंट्रीज की ओर से जो डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा रहा है उसका असर है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के मन में कुछ और चल रहा है? कैसे आप जी मैम, आप जी मैम, आपको शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, जब आप एक अमेरिकी सदर की बात करते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो बाइडन हो, या कोई भी हो, उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए होती है और मुख्तलिफ इलाकों के लिए उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ भी होती है। तो मैं समझता हूँ ट्रंप ने एक इम्प्रेशन दिया था, क्योंकि पहले उन्होंने यही कहा था, जो उनका कोर बेस है मागा, कि हम जंग में नहीं जाएंगे, हम हर जगह डील करेंगे और हम अमन होगा। लेकिन अब वो जंग में जा रहे हैं, तो उनकी जो अपनी कोर बेस है उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह के खदशात आ रहे हैं कि साहब आप तो कहते हैं हम जंग में जाएंगे नहीं, अब आप जंग में इस तरह जाने की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जो इससे पहले वो उसको अच्छा समझते नहीं थे। और बाकी भी कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि देखें, इस तरह से गल्फ से भी एक प्रेशर है जो बड़ा जेन्युइन भी है। क्योंकि देखें, आप यहाँ पे देखें, एक तरह का मंजरनामा आपके सामने आता है कि अगर जंग हो जाती है, नुकसान होगा किसका? नुकसान होगा गल्फ का। मतलब यूएई के अंदर जो है उनका जो सारा टूरिज्म है, उनकी जो इकोनॉमिक्स है, वो इसमें हिट करेगी। कतर को नुकसान होगा, सऊदीया को होगा, तो खित्ता जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज होगा। और इससे फर्क नहीं पड़ता, हम ये आज बिल्कुल इस बात को मान के चल रहे हैं कि ईरान जो है वो एक कमाल का रेजिलियंस जंग के अंदर दिखा सकता है, लेकिन एट द एंड उसके सामने अमेरिका है, तो इतना बहुत लंबे समय तक वहां पे टिकना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जंग के जो असरात होते हैं ना, वो असल खतरा उनमें होता है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ट्रंप इस प्रेशर के बायस पीछे हटे हैं। लेकिन एक बात ये भी सही कि मैं इसको एक तरह का मिलिट्री डिसेप्शन भी समझता हूँ, स्ट्रेटेजिक होल्ड भी समझता हूँ। फिलहाल वो इस तरह पीछे हटे हैं, लेकिन क्या वो अभी एक बार फिर से इस तरह सामने आएंगे? आई थिंक आएंगे। वो अपने हवाले से मुनासिब वक्त का इंतजार कर लेंगे। उनको लगा कि ये टाइम उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर था हमले के लिए, लेकिन बाद में उनको एहसास हो कि अभी हमें बहुत कुछ सोचना होगा। और सबसे अहम बात है, अमेरिका से गलती ये हुई है, इसराइल से भी और अमेरिका से भी। हम पिछले साल जून से इस चीज को देख रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि ईरान का जो उनकी जो न्यूक पॉलिसी है उसको तो हमने होल्ड कर दिया है, लेकिन वो ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है इसको उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया, और अब वो इससे डरे बैठे हैं। क्योंकि आपको पता है कतर के अंदर भी अमेरिकी अड्डा है, वहां पे अमेरिकी फौजी थे, उन्होंने वहां से उनको वापस कॉल कर लिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर डर भी है कि इसका जो है जंग तो हो जाएगी, शायद हमें अपने रिजल्ट भी मिल जाए, लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत भी हमें चुकानी पड़ सकती है। फिर ईरानी अवाम आखिर में, और ईरानी अवाम जो है ना मुकम्मल तौर पे खामनाई के पीछे, ठीक है उनके सिस्टम में मसला है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे एक तरह की सफोकेशन है, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर ये हुकूमत नहीं रहेगी तो सब्स्टिट्यूट क्या है? क्या यहाँ पे अमरीकी आ जाएंगे? क्या वो इसको 2003 का इराक कर देंगे? तो सब्स्टिट्यूट उनके सामने इतना अच्छा नहीं है कि वो जिसकी वजह से वो खामनाई के साथ छोड़ दें। रत्नेश द्विवेदी जी, ये कोई स्ट्रेटेजिक होल्ड है जैसा कि अभी हाय जावेद साहब कह रहे थे, या फिर एक तरीके से अभी समय लेना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, या बैकआउट कर लिया उन्होंने? देखिए, इसमें मैं 3 चीज़ों का जिक्र करूंगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, दूसरा इस्लामिस्ट वर्ल्ड, और तीसरा एक रिपोर्ट का जिक्र करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप, जैसे हम लोग जिक्र कर रहे थे अभी पिछले दिन, कि वो हमेशा से ये करते आए हैं कि जब जंग का माहौल एक तैयार करेंगे दुनिया में,
उसके बाद जंग होगी भी, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात कर लीजिए, इजराइल हमास की बात कर लीजिए, या और भी देशों की। और उसके बाद जब जंग होती हुई सी लगती है या शुरू हो जाती है, तो 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद वो एक पीस बिल्डर की भूमिका में आ जाते हैं और वहाँ से वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए जी, हमने जंग रुकवाई। जब कल मारिया मचादो व्हाइट हाउस गई थी तो उनसे पूछा गया कि ये नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आपको क्यों दिया, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमारे काम को देख के उन्होंने मुझे नोबेल प्राइज दिया, जो मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इस्लामिस्ट वर्ल्ड जो वहाँ पे है अब पहले जैसा वहाँ नहीं है। जो मिडिल ईस्ट अब पहले जैसा नहीं है, जो 60s-70s में होता था कि धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे सब जुड़े हुए होते थे। अब वहाँ पर सबके अपने अपने इंडिविजुअल सेल्फ गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, और सब उसको प्रोटेक्ट करते नजर आते हैं। सऊदी अरब, कतर, ओमान। मोगैम्बो इसलिए खुश हो गया है कि नोबेल प्राइज का मेडल उनको मिल गया, भले ही सेकंड हैंड हो, इसलिए दिल पसीज रहा। अब वो अपने दिल को खुश रखने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, इस्लामिस्ट वर्ड कभी अब एक जैसा पहले आते थे वो नहीं आएंगे। 1953 में भी शाह का शासन तब भी था, लेकिन प्रधानमंत्री कोई और थे, मौसदेक करके थे। तब भी CIA और मोसाद ने वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करा के रजा पहलवी को सत्ता में पूरी तरह से काबिज कराया था। 79 में खामेनेई आए। ये सब साम्यवादी समर्थक माने जाते हैं। तीसरी बात, अभी भी जो आप कह रही थी, जो मेन क्वेश्चन ये है कि युद्ध के बादल क्या छट गए हैं। एक रिपोर्ट एक्स ने अपने एक रिपोर्ट बनाई है जिसको कहते हैं पेंटागन पिज्जा डिलीवरी रिपोर्ट। ये 1990 से शुरू हुआ। वहाँ आसपास पेंटागन के और CIA की बिल्डिंग जो है वर्जीनिया में, वहाँ 3, 4, 5, 6 ऐसे पिज़्ज़ा शॉप्स हैं जहाँ से कुछ लोग पिज़्ज़ा डिलीवरी को मॉनिटर करते हैं। अगर ये ऑटोमेटिकली कोई बहुत ज़्यादा डिलीवरी आ जाए, $10,000 $11,000 अचानक के पिज़्ज़ा ज़्यादा आने लगे, तो कुछ अनयूजुअल इवेंट होने वाली होती है। 1990 में जब पिज़्ज़ा डिलीवरी की रेट बढ़ी तो उसके अगले ही दिन इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया। 1998 में बिल क्लिंटन का इम्पीचमेंट हुआ। फिर इसी तरह जॉर्ज W. बुश का इराक वार हुआ और अफगानिस्तान में ऑपरेशन किया जॉर्ज W. बुश ने। तो एक चीज मैं कहूंगा, इस समय पिज्जा डिलीवरी बढ़ी हुई है वहां पर। युद्ध होने वाला या फिर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है।